अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आमतौर पे तनकीद को एक मनफी रवैया समझा जाता है, जबकि वो बड़ा बाबरकत रवैया है। तनकीद वो कोक है जिसमें से तहकीक और जमाल जन्म लेता है। जो हम करते हैं आमतौर पे वो तनकीद नहीं होती, वो तनकीस होती है। आप लोगों के ऐब तलाश करते हैं, उनकी बुराइयाँ, उनकी गलतियाँ तलाश करते हैं और उसका लाजमी नतीजा तकरीब है, जबकि तनकीद हमेशा तामीर के लिए होती है। इख्तलाफ तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम जो करते हैं या आम तौर पे जो रवैया पाया जाता है हमारे माशरे में कि सिर्फ बुराई को देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है कि गलती कहाँ कहाँ है, सिर्फ ये देखा जाता है कि इस चीज़ में कजी कहाँ कहाँ है। तो उसकी मिसाल सिर्फ ऐसी है जैसे मक्खी कि वो पूरा शानदार जिस्म छोड़ के हमेशा जख्म पे बैठती। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको लेके चलते हैं दरबार में और देखते हैं वहाँ क्या हालात। बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप बादशाह बनके। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम ही असल बादशाह हैं। अच्छा, जो असल बादशाह होता है उसको ये कहना नहीं पड़ता, ये ऐलान करना नहीं पड़ता कि मैं ही असल बादशाह हूँ। ये वही करता जिसको इनसिक्योरिटीज होती हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? एक खत आया है बाहर से, वो पढ़ रहा हूँ मैं। हमारी तारीख में 3 खतूत ऐसे हैं जिनकी बड़ी अहमियत है। एक भुट्टो साहब ने जो फाड़ा था, और एक कतरी, और एक जो पिछले दिनों में आया। हालांकि इन तीनों खतूत का जो ताल्लुक है वो इस कदर भयानक है कि अगर आप देखें तो ये एक पूरी दुनिया के ऊपर डिक्टेटरशिप का राज है, जिसका वो तीनों खतूत जो हैं वो शाखसाना है। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क पे अगर छाप होनी चाहिए तो गालिब के खतूत की होनी चाहिए, फैज़ के खतूत की होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये वो 3 खतूत हैं जिनका जिक्र हमारी तारीख में हमेशा रहेगा। और पिछले 80 साल से हम इस खतों किताबत से बाहर नहीं निकल रहे, पता नहीं क्या बात। आगे भी नहीं निकल सकते जब तक ये सिफारतकारी है, जब तक पूरी दुनिया में उस सफ़ेद इमारत वाले मुल्क की अयारी बाकी है, तब तक हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। और इससे बाहर निकलने के लिए बहुत वक्त लगेगा, खुददारी की ज़रूरत है, जी जी, एक जिंदा ज़मीर की ज़रूरत है, गैरत की बहुत अशद ज़रूरत है। दरअसल कमजोरी तो हमारी अपनी है, हमें खतूत का इंतजार जो रहता है। देखिए, सबसे बड़ा जालिम तो वो है जो जुल्म सहता है लेकिन आवाज ही नहीं उठाता। शाही चौबदार, या लीजा, सिपा सालार और वजीर आजम को बुलाया जाए। वजीर आजम और सिपा सालार दरबार आलिया में हाजिर हों। आदाब बादशाह सलामत। क्या हुक्म है बादशाह सलामत? हुक्म, तुम ही वो लोग थे जो मेरे बादशाह बनने से पहले मेरे खिलाफ थे। ये देख रहे हो, जिसका हक था उसे मिल गया। आलिजा, हमसे गलती हुई, हम आप पे शक करते रहे। गलती? गलतियां बोलिए, गलतियां। मैं कल भी आपका वफादार था, आज भी आपका वफादार हूं। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो। तो फिर तो तुम्हारी वफादारी का इम्तिहान लेना पड़ेगा। ये तो अपनी वफादारी जरदारी हाउस में लेकर चला गया है। हम आपके वफादार हैं। राती जागे शेख सदामे, राती जागण कुत्ते, तै थी उत्ते। ते सप्पां दे पुत कदी मित नहीं बनदे, भावें चुलियां दुध पियाइए। बिजली पानी आउंदा नहीं, असी किथे जाके नहाइए। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। आलिजा, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? इजाजत है। मैं टोपी ला सकना? सब कैदियों को हाजिर किया जाए। चौबदार जी आलिया, जिंदान से कैदी लेकर आओ। जो हुक्म। पखा ते रख दे, पखा चुक्या चला तेरा इथे, रख उथे। यार नाल लेके जांदा मैं। तू मामा इथों लेके जांदा, उथे बाहर चलन लग पैंदा, दिहाड़ी लाउंदा है। आदाब बादशाह सलामत। मौरिख जी आलिजा। हमारी रियासत में आज के दिन जिसके घर भी बेटा पैदा हुआ, उनको बता दिया जाए क्या कि बादशाह सलामत खुद उनकी खुशी में नाचेंगे। नहीं, उनके घर में सोने के उस्तरे भेजे जाएं, और जिसके घर बेटी पैदा हुई उसके घर सोने का चम्मच। ओ बादशाह बन, भोला सुनियारा ना बन। बादशाह सलामत, कई दिहाइयों से ये हाथ झूठ लिख लिख के थक चुके। तो जो जुबान बोलती है वो नहीं अभी तक। या तो मेरे हाथ काट दें। ले आओ, आगे करो, बिस्मिल्लाह। आज के बाद तुम अपने जमीर की अदालत में मुजरिम नहीं ठहराए जाओगे।
वाह वाह वाह, बहुत खूब। आज के बाद सिर्फ तुम अपने जमीर की सुनोगे और सच लिखोगे। बादशाह साडा आवे आवे बादशाह साडा आवे आवे बादशाह साडा आवे आवे। आ जाओ बहन आ जाओ। शीरा बिरादर, क्या आप दोनों को अंदाजा है कि हमारी शाही शान शौकत किस कदर ज्यादा है? हाँ मैं देख रहा हूँ, माशाल्लाह आप इस सीट पर बराजमा होके अच्छे लग रहे हैं। शहजादी आपका शेर एक साइड पे सो रहा है। उनकी गर्दन में बल है, मेरा ख्याल है रात बड़ा तकिया लेके सोया है। हमने आपकी खुशी में कल यहाँ गुम्ब रखा है। कितने पे देखो इतने कितने पे है। और घूमर घूमर रस्म रखी है। अच्छा रस्म मैं क्या इतने कितने रख के भूल गई है। बरादरम, जब से आप बादशाह बने हैं मेरा तो सर फख्र से बुलंद हो गया। इनके तेवर भी सही बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि खजाने का सबसे ज्यादा हिस्सा आप मुझे सौंपेंगे ताकि मैं रियाया की बेहतरी के लिए खर्च कर सकूं। इन्होंने दही सारे फ्रूट चाट खाता रहता बाहर। तो गोलगप्पे खा हो कर यकीन कर। बादशाह सलामत, खजाने का बड़ा हिस्सा मुझे चाहिए। क्यों? मैंने कोहे बुलंद पे जाके दुश्मनों का मुकाबला करना है। बल्कि आलिया वो तो वैसे भी अचानक चली जाए तो भाग जाएंगे। ये फैसला होता रहेगा, कैदी क्यों नहीं आए अभी तक? वो जिला कचहरी पेशी पे गए हैं सर। तू के ना वाकिफे आदाब गुलामी है अभी, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। चंगा भला शाही नजूमी सा, तू मैनू जरका बनाता। ये बदला दिया तूने मेरे एहसानात का। जैसा करोगे वैसा भरोगे नजूम। मैं तेरे को पाला, मैं तेरे को जवान किया तो इतना था, इतना था। तू म्यों म्यों बोलता था, मैं तेरे को बोला भाऊ भाऊ बोल भाऊ भाऊ। जेल में जाते ही इसका अखलाक बिल्कुल ही चेंज हो गया। ये इसकी असलियत बाहर आ गई ना। मैं तेरे को सीढ़ियों से उठाया, तख्त पे बैठाया और तूने अपन को लड़काया। शाही नजूमी तक तो बात ठीक है, ये नेपाल के वजीर आजम को क्यों पकड़ कर लाए? और मैं कितनी बारी जेलों ना जाने से मेरे पैरों से फंस जाता। मीर मतबख को इतनी टाइटली जंजीर बांधी गई है, जी हाँ। लग रहा है कि वो ज्यादा डेंजरस है। अब बताओ भाई, किसके कहने पे जहर डाला तुमने खाने में? भाई अल्लाह दी कसम है बादशाह। बताओ इससे पहले कि हम अपनी पापोश उतारें और तुम्हारा मड़ पौला कर दें। बादशाह तू सीधी जुत्ती को पापोश जरूर कहना तू। मैं कहता हूं बताओ ये साजिश किसने रची? बताओ तुम्हें मिनिशा कुरेला का वास्ता है? बताओ। देखो भी नेपाल दी शहत बन जे। बताओ भाई, अब तो उसने नेपलीज एक्ट्रेस का नाम भी ले लिया। बता दो, हमारी तलवार लहू को तरस रही है। बता दो, मेरा कलम लिखने को तरस रहा है। बता दो, नहीं तो तुझे कोहे बुलंद ते नीचे फेंक दूंगी। बता दो, नहीं तो तुम्हें मैं पक्का चल दूंगा। उसके बस में जो है वो वही कर सकता। बता दो, वरना तुम्हें तुम्हारी ही देग में डाल के जला दिया जाएगा। अच्छा, इसकी सजाएं काफी फैसिस्ट है वैसे। छोड़ दे बादशाह सलामत, माफी दे दी जाए। माफी मुफी कोई नहीं बेटे। बादशाह सलामत, मैं दसना तुहानू। दस मैनू जहर पावन दा वजीर आजम ने आखा सी। बस मुझे तो पहले तुम पे शक था। सिपाहसालार, ये आली जा, इस आदमी को गिरफ्तार कर दिया जाए। इसका सर तन से जुदा कर कर चौक में लिखवा दूंगा, हड्डियों बगैर 120 रुपए। वजीर आजम, बागियों की एक ही सजा होती है और वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। बादशाह सलामत, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि आप जैसा रहमदिल बादशाह किसी की गर्दन उसके तन से जुदा नहीं कर सकता। बादशाह सलामत, इसकी बातों में मत आए। मुझे आर्डर लगाए, मैनू 3 दिन लगने दी तौण लाउंदे। बिरादर जी भाई, इस गद्दार के लिए क्या सजा होनी चाहिए? इदियां मुच्छां घोड़ियां ना बन के ना ते खचवा दो। और अगर इसने घोड़े ही खींच लिए तो? यार मैं एडा भी जुर्म नहीं किया, बुरी गल है कि हुण घोड़े मेरियां मुच्छां पुट्टणगे यार। खामोश रहो।
हमशीरा, क्या है? इनके साथ क्या सुलूक किया जाए? इसको हाथियों के आगे डाल दिया जाए। आलीजा, इसको ऊंची जगह से फेंक दिया जाए। और अगर इसके ठप्पे लग गए तो? मुझे इसकी ये बात बहुत पसंद आई है कि सबसे मुशावरत कर रहा है, इसने अकेले फैसला नहीं दिया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हालांकि बादशाह इस तरह मशवरे किया नहीं करते। हाँ। मदबख्त, जी हजूर, तुम्हें रिहा किया जाता है। जाओ, आज से ये संगल भी तुम्हारे, बेचो और खाओ पियो। शुक्रिया अलीजा, शुक्रिया, मेहरबानी अलीजा। अगो कही है तेरे बच्चे जीना, बादशाह सलामत रहे। किसी भी सल्तनत में निजाम को एक शख्स से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। वाह वाह। मेरा कोई हक नहीं, मैं किसी को क्यों सजा दूं, वाह, और किसी को क्यों जजा दूं? हुए माल टू जज। वो तेरा भला हो जाए, वो तू तो पढ़िया लिखिया, वो मैं तेन लिबर्टी औरत मार्च च भी वेखिया। और एंड ते पता चलता था कि ये बादशाह था ना इंतखाबी निशान खोता हुंदा। वो भी एक काफी प्रोग्रेसिव बादशाह निकल। और इससे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था ये। किसी बादशाह से आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते वो डेमोक्रेटिक बात करे। जैसे इसने तकरीर की है ना, मुझे जो पसरूर का मार्क एंटर नहीं लगा। जो भी है उसने अपने पूरे दरबार को वे किया है। वाह वाह भाई, बहुत खूब। सर ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਏ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁਲਾਂ ਥੱਲੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਿੰਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। निजाम और अवाम ही असल सच्चाई है। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁੰਗੇ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ये बादशाह नहीं, इसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं। लीडरशिप से ज्यादा मुझे रेवोल्यूशनरी क्वालिटीज इसमें लग रही हैं। ये जिस तरह आप देखिए, बहुत समझदारी का सबूत दिया उसने। पहले उसने आके तख्त पे कब्जा किया, सब चीजें अपने कंट्रोल में की, खुद को मजबूत किया। हाँ। उसके बाद यहाँ डेमोक्रेसी लेकर आ रहे। सर तुसी रेवोल्यूशन नु छड्डो, गौर करो दे चेहरे ते पोल्यूशन कितनी। गुस्ताख। हाँ है। वजीर आजम, आज शाही नजूमी, हम तुम दोनों को भी रिहाई देते। वाह वाह वाह। तारीख गवाह है कि अच्छे हालात ने हमेशा कमजोर इंसानों को जन्म दिया है। वाह। बादशाहों की तारीख ऐसे शहजादों से भरी पड़ी है। मैं हुक्म देता हूं कि शाही हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल की जाती है। और सारे शाही कवानीन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए और तारीख में उनका नामो निशान भी ना रहे। अब इस तख्त पर अवाम का मुंतखब करदा नुमाइंदा ही बैठेगा। बादशाह साडा आवे आवे, बादशाह साडा आवे आवे। अवाम को मुकम्मल हक है कि वो शहजादी को चुने या शहजादे को। उन्हें पूरा हक है कि वो वजीर आजम को मुंतखब करें या शाही नजूमी को। मदबख्त उनकी पसंद हो या शाही मौर्रिख। नहीं, इसमें देखें हम एहतजाज, हम कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई क्राइटेरिया रखें बादशाह सलामत, सबको इलेक्शन पे ना खड़ा करके। अरे उन्हें इत्थों तो छुट्टी होगी, मैनू रखना ही यार 20,000 रुपया दे जी महीने का। क्या करोगे? तलवार फड़ के तेरी मिल दे अगे खलोता रहा। क्या आखिर में मुझ जैसे या कबूतर कटेगा गरीब को। वाह 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 वाह। बस मेरे होते हुए ये कुछ नहीं हो सकता। सिपासलार, जी अलीजा, ये ताज उठा के हमारे सर पे रख दिया जाए। रख दे दवा, बाज तो होना पैना। ये रेजिलियंस क्यों नहीं शो कर रहे? क्योंकि ये इस निज़ाम के फेवरेट लोग। एग्जैक्टली। ये निज़ाम इन्हें सूट करता है। एग्जैक्टली। ये वो लोग हैं जिन्होंने फवायद उठाने हैं या फायदे उठाए हैं, इसीलिए तो दुनिया में निज़ाम बदलता नहीं है। एग्जैक्टली। क्योंकि निज़ाम को बदलने वाले ही वो लोग हैं या वही लोग बदल सकते हैं जो उसका फायदा उठा रहे हैं। उन्हें तो स्टेटस को बहुत सूट करता है। बिल्कुल, ये लोग कभी स्टेटस को चेंज नहीं होने देते। हुण मैं ताज रखा या ना, या बहस कर लो पहले तुसीं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। आज की सोच मत सोचो, अपने बच्चों का सोचो, अपनी औलादों का सोचो, अपनी आने वाली नस्लों का सोचो। और मैंने सोच लिया, क्या? ये ताज इसके सर पे ही सजेगा।
ये एक मेटाफर है बिल्कुल कि जो दस्तार जिस सर पे रखी जा रही है वो सर उस दस्तार के काबिल नहीं है और वो दस्तार भी इस सर के काबिल। दरअसल बादशाह खुर्रम तो ये बात बोल चुका था, अच्छे हालात कमजोर लोगों को जन्म देते हैं। बिल्कुल, और ये कमजोरी है, ये ताकत नहीं है। ताकत वो थी, हिम्मत वो थी। सर है फिर बादशाह बन गए? जी जी, मैनू फिर पक्का चलना पेगा। बादशाह सलामत, ये एडा महंगा माशाल्लाह महल बना लिया है, किड्डे कीमती फानूस लगे ने, जे ਤੁਹਾਡਾ गुजरात चक्कर लगे ना तो एक पक्का ही ले लेना। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी खासी मुझे डिसेंट लग रही है, आप क्यों इस चोर के साथ जिंदगी भाई की मसला तेरा भी एक मिनट ठहर जा। क्या हुआ? भला तू एंकर है, तू मेरे नाल गल कर भाई। भाई आपसे क्या बात करूं, चोर से मैं क्यों बात करूं? मैं क्या ना कर रहा है, जो तू हुन्नी है ना मेरे नाल कोई गल ही नहीं करता। वेलकम बैक नाजरीन। जी इरजाज क्या खबर है कि कव्वे से चोरी करवाने वाला शख्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बहुत अच्छे, अपनी बामा कोई नहीं साले दिए। हुआ ये है कि दो लोगों ने, ब्राजील का ये वाकया है, वहां पे दो लोगों ने देखा कि कौवे के मुंह में एक शॉपिंग बैग है, हल्का फुल्का सा थोड़ा सामान है, किसी ने सोचा उठा लिया होगा कहीं से। यार थोड़ा ही होना थी, और बारों खोता रेडी तो नहीं थी। उसने वो लिफाफा ला के एक आदमी के करीब रख दिया, जिसने वो उठा के अपनी गाड़ी में रख लिया। कुछ देर के बाद फिर कौवा आया, अब न जाने वही कौवा था या मुख्तलिफ था, उसके मुंह में भी शॉपिंग बैग था। तो 5-7 शॉपिंग बैग उसी आदमी के पास लाके कौवों ने रखे और उसने गाड़ी में रख लिए। तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने आके जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि एक पार्किंग लॉट के पास बहुत बड़ा स्टोर था, जिस स्टोर के बाहर से जब लोग आते थे अपनी गाड़ियों के पास सामान रखते हैं डिग्गी में रखने के लिए, तो उस वक्त तो कोई ना कोई लिफाफा लेके कोई कौवा उड़ जाता था और उस आदमी को आगे दे देता था। तो वो पकड़ा गया। इस स्टोरी में कव्वे से चोरी करवाई गई है, तो क्या कव्वों को ट्रेन किया जा सकता है? अच्छा, कव्वे इनहेरेंटली चोर ही होते हैं। एक दफा इन्होंने रेजर चुक के ले गया, आज तक तदी मुछा छोटियां नहीं हुई। मैं एक जगह पे बैठा था और कव्वे करीब काफी थे, तो मैं चिप्स खा रहा था, तो उनको चिप्स में फेंकता जा रहा और वो खाते जा रहे। तो मैंने रिलैक्स होने के लिए चिप्स का पैकेट साइड पे रखा, उनमें से एक आया, उस पैकेट को उठाया और भाग गया। जी हाँ, मुर्गे को दरख्त पे बह गया जी। वो फिर ना क्या जी करना पे खाओ। और नाल छुट्टी जावे, नाल कही जावे बेईमान कहीं का ना हो। आपने जैसे पूछा कि इनको डोमेस्टिकेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कौवे ऑलरेडी इतनी एक मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज हैं कि आप ये नोट करें कि ये देख लेते हैं आप टूल्स को किस तरह यूज करते हैं। हाँ जी, ये टूल्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं और ये टूल्स बना भी लेते हैं। मतलब यहां तक देखा गया है कि कौवों ने, बहुत मर्तबा ऐसा हुआ कि साइंसदानों ने तजर्बात के लिए उनके पास कुछ लोहे की बारीक सी तारें रखी और एक ग्लास के अंदर या किसी चीज के अंदर कोई ऐसा सामान या कोई ऐसी चीज रख दी जो उसको निकालनी थी। उसने खुद से टूल बनाया, उसमें अड़ाया और बाहर निकाल लिया। और ये भी कहा जाता है कि कबे का दिमाग जो है ना बाकी परिंदों से ज्यादा बड़ा होता है। जी, उसका तो इंसानों से भी बड़ा दिमाग होता है। क्या? जी हाँ। ये कैसे मुमकिन है? उसका तो इतना सा सर होता है। जैसे कहा यह जाता है कि चींटियां जो हैं, चींटियां इंसानों से ज्यादा वजन उठा लेती हैं। उसका मतलब ये है कि जो चींटी का साइज है ना, उस प्रोपोर्शन से अगर इंसान का साइज हो, तो आप ये समझ लें कि चींटी में इतनी ताकत होती है कि अगर इंसान एक डबल डेकर बस उठा ले तो इतनी ताकत उस चींटी में होती है कि वो इतना बड़ा पत्ता उठा लेती है। ऐसे ही कौवे की जो बॉडी है और उसका जो दिमाग है, उसका जो प्रोपोर्शन है, अगर इंसान का दिमाग कौवे जैसा हो तो इतना बड़ा सर चाहिए उसके। कि रेशो जो है वो ज्यादा है। जी हाँ। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तो जी ये जने चोरियां करदा ना, ਇਹਦਾ बेटा जी हो। अच्छा जी, आप कौन है? मैं ब्राजील तो आया वीरे, काम मेरा सीगा। मेरा कहाँ चिट्टा है यार? कौन सा ब्राजील है जहाँ पे बीरे होता है यार? बीरे की होया? अच्छा जी, आपके पीछे ये कौवा है आपका? कि कौन सा जी? ये हेलो नहीं नहीं, ये मेरा ਤੁਹਾਡਾ ਫੜ ਲਓ। मैं पुलिस ने आना पाई, मैं फड़िया वा इनू। अच्छा अच्छा, तो आप कौन है मोहतरमा? मेरी मिसेज। मैं उनसे पूछ रहा हूँ ना, वो खुद बताएंगी। मैनू पूछ लो, मैं थथा वा। तू जरूर डायरेक्ट होना। अच्छा मैम, आप कौन? ब्राजील तो इस काम आए थे।
हम नहीं आए, आप लोग आए हैं। मैं जी इन्हां दी बीवी हां। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। तो क्या ये चोरियां कराते हैं अपने कौवे? चोरियां कादियां करनियां भाई, छोटा मोटा काम कर लेंदा तो ਅਸੀਂ खा पी लेदा। अच्छी खासी मुझे डिसेंट लग रही है, आप क्यों इस चोर के साथ जिंदगी भाई की मसला तेरा वीरे, एक मिनट ठहर जा। क्या हुआ? भला तू एंकर है, मेरे नाल गल कर भाई। भाई आपसे क्या बात करूं, चोर से मैं क्यों बात करूं? तेन मैं कहा सी ना घर रह, जो तू हुन्नी है ना मेरे नाल कोई गल ही नहीं करता। हाँ मेरा वीरे अच्छा शौकीया रखा होया, जिदा घर च तोते पाल लेंदे, चिड़ियां, मैं कां रखे हुए आ। अगर कौवे रखे हुए हैं तो उनको ये सिखाया चोरियां करो। कावां दे नाल मैं एटम करदा, पिछे जे कोरोना आ गया सी, सर्कस बंद हो गई। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि चोरियां डाके मारो? नहीं, कां खुद ही उड़ जाते हैं। नहीं, अगर तुम कौवे को सिखा सकते हो, ये बहुत बड़ी स्किल है। हाँ, मेरी दुकान तो चोरी हुई जनाब। ये घोंसला जी दे च कौवे रहंदे जनाब, मेरी दुकान तो कां चोरी करते रहे। अच्छा, आपकी दुकान से चोरियां हुई हैं? गल है। अच्छा, मैं उदों दा समझदा भी काम है, मैं कभी एडा कां जो ट्रांसफार्मर ते बह जाए, ट्रांसफर होता तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। पीछे आपके वालिद साहब हैं? नहीं, ये उस कौवे दा वालिद है। ये साडे ब्राजील च साइकिल चैंपियन है, 7 दिन लिए साइकिल चलाਉਂਦਾ। अच्छा जी, मैं साइकिल ही चलाता, मैं अगवा हूँ। अच्छा, आपके सामने ये वाकया हुआ? मेरे सामने, मैं समझा पता नहीं कोई हवाई चीज़ा, लेकिन मैं एक दिन गौर किया तो वो कौवा चीजें उठा के इसके सामने रख रहा था। यार मेरे नाल गल कर लो, पागल जे हैगा, इट मार दे। कब से पाला हुआ था ये कौवा आपने? मैं की पालना, साडे छत दे उत्ते डिग पिया के, उदों इन्ना कुंदा सी। अच्छा, वो लगदा ही नहीं डड्डू आ कां वा, एडा सीगा। अच्छा, ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਖਿਲਾਣਾ ਪਿਲਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਉਹ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ। जी। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੂ ਅੱਬੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। अम्मी अम्मी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं जी, आपने कौवा पकड़ लिया? ਕਾਵਾਂ ਮਗਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਛੱਡੀ ਆ ਮੈਂ, अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਵਾ। मैं ब्राजील गवर्नमेंट ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਦਾਤ ਦਿਆਂਗਾ। किस बात? ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕਾਂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ टाइप ਦਾ पुलिस वाला चल। टाइप क्या होती है यार? नहीं नहीं, बहुत अच्छा अफसर है, 15 मिनट भी उड़ लेना कहाँ पे। अच्छा, वैसे इस वाकये से हैंगओवर 2 याद आ गई, जिसमें ड्रग डीलिंग मंकी था। जी हाँ, और मंकीज तो खैर उनका डीएनए तो बहुत ज्यादा ह्यूमन डीएनए के साथ मिलता जुलता है, लेकिन कौवे जो परिंदे हैं, इनका मैं ज्यादा हैरान होता हूँ कि इनका ताल्लुक, क्योंकि इनकी जीन्स एक है, जितने भी फैमिली है ना जी क्रोज की, हाँ जी, इनकी फैमिली एक है। इनका जो ट्री है ऊपर से वो कहीं से जाके ह्यूमन ट्री के साथ नहीं मिलता। बंदर का 99% डीएनए मिलता है हमारे साथ। ये कैसे इतने इंटेलिजेंट? और उसके अलावा जो अल्फ्रेड हिचकॉक ने बनाई हुई क्रोज पे मूवी, जी 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 जी, खुदा दी कसमें ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ जी जी, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਸਿਨੇਮੇ ਚ ਹੋਣੇ ਸੀ। हमारा गोगा तो अच्छा खासा गुंडा है, हमारी किसी से लड़ाई गोगा हो कौन है? ना, ਗੋਗਾ ਸਾਡੇ ਕौवे ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ। अच्छा, उसका नाम गोगा था। ਪਾਲਿਆ ਜੂਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੋਗਾ। ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੋਗੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਗੋਗਾ ਡਾਤਾ। अच्छा, ਇਹਦੀਆਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਗੋਗਾ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਗੋਗਾ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੌਂਦਾ ਇੱਥੇ। ओए होए होए होए। ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੂੰ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਮਾਲ, ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਮਾਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਗਦਾਮ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ, ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂੜੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, सही है। ये तो खैर मिसाल बनी हुई है कि बहुत ज्यादा भी अगर आप ओवर क्लेवर होने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं ना कहीं, होता ही है ना, आप में तकब्बुर आ जाता है, कभी इल्म का तकब्बुर आ जाता है, कभी समझदारी का तकब्बुर आ जाता है, तो फिर आप जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके ऐसी बातें कर जाते हैं, ऐसी चीजें कर जाते हैं या कह जाते हैं कि जो आपके ना स्टेटस के मुताबिक सही होती हैं और वो आपको जलील करा देते। ਉਹ ਕਾਂ ਫੜਨ ਲਈ ਮੈਂ ਲਾ ਲਈ ਜੀ ਤਰਕੀਬ ਕੇ ਕਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੜਨਾ। क्या करोगे? ਇਹਨੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਗੂੰਦ ਲਾ ਲਈ ਭਾਜੀ। अच्छा, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਆਪੇ ਫਸ ਜਾਊਗਾ। नाज़रीन, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहते हैं जब नील आर्मस्ट्रांग गया था तो वो मेरे ख्याल से इनके जहाज का कोई टुकड़ा लेकर गया था। दो चीजें, हाँ जी। दो चीजें, एक तो इनके राइट विंग का टुकड़ा और एक लेफ्ट साइड का एक टुकड़ा, ये 2 टुकड़े जेब में डाल के लेके गया था। वो आज भी चांद पे पड़ी हैं आपकी दोनों चीजें। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया राइट ब्रदर्स ने। उनको यहाँ बुलाया है एक खातून ने टाइम मशीन के जरिए। आइए उनसे पूछते हैं उन्होंने क्यों बुलाया उन्हें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अरुण? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ यार अरुण, मैं तेरा शो तक क्या बहुत मजा आंदा पिया। अच्छा, आप राइट ब्रदर्स हैं? जी मैं राइट ब्रदर है ते ए रॉन्ग ब्रदर है। एंड कहना जी मैं समुद्र च घुगे फड़न चला है। अच्छा, साजा माजा कौन है जी? ये जी दोनों वो लोग हैं
जिन्होंने तारीख में पहली मर्तबा, जिनके बारे में ये कहा जाता है, बल्कि अदालत का फैसला है कि यही कहना पड़ता है कि इन्होंने हवाई जहाज इजाद किया। इन्ना पागल ने ये यहाँ तो कोई पागल से ही आ गए हैं। असल में राइट ब्रदर्स बहुत समझदार लोग थे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि इनके अलावा भी कोई था जिसने पहले प्लेन बनाया था? नहीं नहीं, कोई ना सर, दो जहाज बना लिया, नाप दे सूट क्यों नहीं बनाया? अच्छा, आप ठीक कह रही हैं। अभी हम इंफॉर्मेशन देंगे पूरी कि हम क्यों कहते हैं कि सिर्फ इन्होंने ही जहाज नहीं बनाया। अच्छा अरुण साहब, यहाँ पे एक बात कि ये वो लोग थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्लेम किया कि कंट्रोलेबल हवाई जहाज बना। जी हाँ, हम उस तरफ आएंगे। मोहतरमा मुझे ये बताइए, आपके पास टाइम मशीन? जी बिल्कुल, मेरे पास टाइम मशीन है। तो आपने इनको क्यों बुलाया? कबली तो मशीन में कपड़े सड़ तू सानू सड़ लिया। एक्चुअली क्या है ना कि मेरी शादी हो रही है। थोड़ी शादी होती पई है। असर रेड ब्रदर ने को वाजा ते याद नहीं कीता। अच्छा मोहतरमा, मुझे ये बताएं, जी राइट ब्रदर्स ने तो जहाज इजाद किया, आपकी शादी से इनका क्या ताल्लुक है? आपने देखा तो होगा कि शादियों में ड्रोन चल रहा होता है। जी, आजकल फिल्म बन रही होती है। इनसे अच्छा ड्रोन तो कोई भी नहीं चला सकता था। परला जड़ा होता है आजकल, शाहनूर तो स्टेशन वैगन चलाता है। ड्रोन नहीं चलाते, ਇਹ ਵੇਨਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਗੰਢੇ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ ਗੋਭੀ ਵੇਚਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। जहाज जहाज। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप अमेरिकन हैं, आप इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, आप कैसे इस तरह की गुफ्तगू कर? टाइम मशीन च सानू लाया ही गुलामाबाद आए ने। आपने पीके मूवी तो देखी होगी? नहीं, तुसी बंदे शरीफ लगदे थे, पीके वेखी? नहीं, फिल्म का नाम है पीके। जरा पीके दा मजा ले ना। इंग्लिश फिल्म दी फाइट हुंदी होवे ना, पिछली सीटां दे ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੂਸ तेज तेज पीण ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। अच्छा वो परला लगता साडा शो वेल्ड करन आया। ये जी जो बड़े भाई हैं विल्बर राइट, और ये छोटे भाई का नाम है ऑरविल राइट। ये दोनों साइकिलें बनाते थे। वाह। और साइकिलें डिजाइन ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यार साइकिल तो तरक्की की है भाई, साइकिल तो ਅਸੀਂ तजर्बा करके एक्सपेरिमेंट किया था, जहाज तक पहुंचे। और भाई उस वक्त साइकिल भी बहुत बड़ी लग्जरी चीज थी। ये दोनों भाई जो थे जी ये साइकिलें बनाते थे और बहुत शानदार साइकिलें बनाते। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਚਾਹੀਦੀ है। ये जो बड़ा विल्बर है, इसके पास टेक्निक थी, और ऑरविल जो था इसके पास फैब्रिकेशन थी। सबके देख के लग रहा है कि वहाँ का स्टैंड अप कॉमेडियन होगा। जी, ये असल में हुआ ये है कि जहां भी टाइम मशीन पे मुबैना तौर पे इन्होंने लैंड किया है सरगोदे में, तो इनको वहीं का डायलेक्ट मिल गया है, वहीं की पर्सनालिटी। अल्लाह जानदा मैं किन्नुआ च डिग गया। पहले तो ना जुतियां मारियां ने। ऐवें कहंदे कित्थों आया मैं। अरुण साहब, इनके बारे में तो कहा जाता है कि इन्होंने एक वो हेलीकॉप्टर इनका बाप इनको तोहफे में दिया था। जी, वो टॉय जो होता है, तो वहां से इंस्पिरेशन ली थी इन्होंने। अच्छा, मैं समझदा सा कि मैनू ओथे आवाज नहीं आंदी, ओ तेरी ते इत्थे भी नहीं आंदी। अच्छा, हेलीकॉप्टर वाली जो बात है ना, ये एक मिथ है, लेकिन एक्चुअली हेलीकॉप्टर उसके बहुत बाद की इजाद है। हुआ ये, इन्होंने ये सोचा कि हम, क्योंकि उस वक्त दुनिया को ये एक शौक था, कह लें कि हर तरफ एक ट्रेंड था कि किसी तरह हवा में उड़ा जाए। उड़ना इंसान तो शुरू से सोचता आया है। तो बलून्स जो थे, जो हॉट एयर बलून्स थे, वो तो इस्तेमाल होते, लेकिन जहाज नहीं था। तो इन्होंने ये किया कि इनके घर से 1100 किलोमीटर दूर एक बीच था जहां पर रेत नरम थी और हवा तेज थी, और यही दो चीजें इन्हें चाहिए थी। तो रेत नरम क्यों चाहिए थी? दांत कमजोर थे। नहीं, रेत नरम इसलिए चाहिए थी कि अगर जहाज गिर जाए तो चोट ना लगे। अच्छा, तो इन्होंने ये किया कि वहां उस बीच के ऊपर सबसे पहले अपना एक ग्लाइडर बनाया। इन्होंने देखा कि परिंदे बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि अपने परों को फड़फड़ाते नहीं है, बस ग्लाइड करते जाते हैं, जैसे कागज का जहाज करता है। तो इन्होंने लकड़ी का एक ग्लाइडर बनाया। लवी नाल मान दे रूड़ जहाज तो मैं बनाया ना जी, इन्ना मैनू याद नहीं जिन्ना तेनू याद। अच्छा, जो ग्लाइडर इन्होंने बनाया वो क्रैश कर गया, लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी कामयाब तरीन लोग दुनिया में गुजरे हैं उनमें एक कदर मुश्तरक है। वो क्या? वो ये कि उन्हें हारने से, उन्हें नाकामी से डर नहीं लगता। क्योंकि किस्मत में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप पहली बार में ही हमेशा कामयाब होंगे।
कामयाब इंसान वो है जो एक नाकामी से दूसरी नाकामी तक का सफर करे और उसकी लगन कम ना हो। तो एक दिन ऐसा आता है कि एक नाकामी से उसी लगन के साथ जब वो आगे बढ़ता है तो कामयाबी आ जाती है। यार थोड़ी गल ना मैं इतफाक करदा, मेरे भरा ने जो जहाज उड़ाया ना जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ और मेरी ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨੇ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੜਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। अच्छा ऑरविल पहली फ्लाइट की तुमने थी वैसे? ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਯਾਬੀ, जी जी, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰ ਨਾਕਾਮੀ। यहाँ देखने में ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, इन्होंने जब वो ग्लाइडर बनाया अपना 1901 में, इन्होंने ट्राई किया, टूट टाट गया, वो क्रैश हो गया। इन्होंने पूरा साल मेहनत की, नया ग्लाइडर बनाया, अगले साल वो भी क्रैश। की सब मेहनत की। पहली बारी मुंडा दुबईयों आवे ना, हो पेंट कोट पाया हुंदा। अच्छा, वैसे मुझे ये लगता है कि जब दुबई से आ रहा होता है तो मुनासिब होता है, जाती दफा जो खरीदा होता है वो इस तरह का होता है। वो जो मुंडे मेरे क्लब के बाहर रोंदे होंदे ने, क्यों? तेरी भाभी अंदरों फोन नहीं चुकती पई। अच्छा हारून साहब, वैसे इन्होंने जो अपने जहाज के मॉडल को पेटेंट करवा दिया, उसकी वजह से अमेरिका की जो एविएशन इंडस्ट्री थी उसको काफी नुकसान भी पहुंचा। नुकसान क्यों पहुंचा? नुकसान ऐसे पहुंचा कि इन्होंने अपना पेटेंट रजिस्टर करा लिया कि हमने जहाज बना लिया है। अब कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी, कोई भी शख्स अब जहाज नहीं बना सकता। अगर वो डिजाइन करेगा, जहाज बनाएगा तो 20% रॉयल्टी हमें देगा। अब 20% रॉयल्टी तो बहुत ज्यादा है, तो लोगों ने नहीं बनाया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, इतने पैसे अब इनको कौन दे, तो वो रुके रहे। जबकि जब 1914 में जंग अजीम हुई तो जर्मनी ने जब सैकड़ों जहाज उड़ाए तो अमेरिका बहादुर के पास जहाज ही नहीं थे। फिर दोबारा केस लगा और उस 20% को 1% किया गया। फिर अमेरिका ने सैकड़ों जहाज, और इस वजह से एक और बहुत जबरदस्त इन्वेंटर था ग्लेन कर्टिस जी, उसको बहुत नुकसान पहुंचा। मैं समझता हूँ ग्लेन कर्टिस ज्यादा बेहतर इन्वेंटर था। लेकिन ये लोग ऐसा कैसे कर सकते थे? इनके पास राइट कैसे था? वो ऐसे था कि अगर टेक्नोलॉजी है, कोई चीज है, इजाद आपने की, बल्ब आपने इजाद किया है, तो आपको उसके पैसे मिलने चाहिए। तो उस वक्त की जो अदालत थी उसको मुनासिब यही लगा होगा 20%, जो कि बहुत ज्यादा था। 1% भी बहुत था। तो होता ये है कि लोग जब कॉपी करते हैं ना आपके डिजाइन को, हाँ जी, हमारा ये खित्ता तो खैर माहिर है, ये 3-4 ममालिक जो है कॉपी करने में। तो अगर आप किसी चीज को कॉपी करते हैं तो आप उसमें हल्की फुल्की चेंज कर देते हैं कि पेटेंट अगर किसी का है तो वो उस पर केस ना कर सके, और अगर केस करता है तो वो केस चलता रहता है। इन्हीं के मुकाबले में ग्लेन कर्टिस नामी एक शख्स था, उसने भी जहाज बनाया। वो मोटरसाइकिलों का काम करता था और वो इंजन्स बहुत शानदार बनाता था, इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो ग्लेन कर्टिस ने जो पहली अच्छी प्रॉपर फ्लाइट थी ना, कंट्रोल फ्लाइट, पहली उसी ने की थी। और ये बेचारे हर वक्त, क्योंकि इंट्रोवर्ट थे, लोगों में घुलते मिलते नहीं थे, अपना जहाज दिखाते नहीं थे, उड़ान भर के नहीं दिखाते थे, छुपा के रखते थे, तो वो पहले मशहूर हो गया। फिर इन्हें गुस्सा आया, ਨੇ बेचारा कहते कहने ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। बेचारे की होया? अरे जेडी तेरी टोर है तो मांगना ही है। अच्छा वैसे सर मैनू लगदे मस्कीन जे है, अमेरिका दे ढाड़ी लगते मैं। ये नहीं, वाकई वैसे ये तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज हैं यार। वो तो बड़े डिसेंट लोग थे, बहुत शानदार शख्सियत। डिसेंट है, टाई तो गां हुन की कर लिए। अच्छा, उसके ख्याल में टाई लगाने से डिसेंट हो गया वो। और इन्होंने सब कुछ किया लेकिन शादी क्यों नहीं की दोनों ने? जिड्डा तू तकबरे ओडे तेरे हालात अच्छे नहीं है। इन दोनों के जो बाप थे, ओ यार स्टोर तो बाप ले सी ऐसी उन्होंने मना किया हुआ था कि इकट्ठे नहीं आपने रहना साथ साथ। अते कदों इकट्ठे ऐसी कदों वो क्यों मना क्यों किया हुआ था इनको? तो फ्लाइट इकट्ठे ना लें। हाँ, ताकि अगर एक मर जाए तो दूसरा तो बचा। शाही खानदान भी जो है ना, वो पूरा एक कश्ती में कभी सवार नहीं होता, पूरा एक जहाज में कभी नहीं बैठता। कोई ना कोई उनके डिसेंडेंट में से कोई ना कोई रह जाता है पीछे। इन दोनों ने आज तक इकट्ठे तो कभी फ्लाइट नहीं की, लेकिन जिनके साथ इन्होंने इकट्ठे फ्लाइट की जी, वो जरूर रहे। वो मर गया। एक फौजी को इन्होंने दिखाने के लिए $25,000 का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लेना था। तो एक फौजी को कहा, है जी हम आपको अपने जहाज की ना सैर कराते हैं। तो उसको जहाज में बिठाया, जहाज क्रैश हो गया। ऑरविल जो साहब हैं, इनकी तो खैर टांग वांग टूट गई सारी जिंदगी, फिर ये छड़ी के साथ चलते रहे। लेकिन वो जो कर्नल साहब थे वो फौत हो गए। और कहते हैं जब नील आर्मस्ट्रांग गया था तो वो मेरे ख्याल से इनके जहाज का कोई टुकड़ा लेकर गया था। दो चीजें, एक तो इनके राइट विंग का टुकड़ा और एक लेफ्ट साइड का एक टुकड़ा। ये 2 टुकड़े जेब में डाल के लेके गया था। वो आज भी चांद पे पड़ी हैं आपकी दोनों चीजें। वाकई हरून सच्चा दबे। जी जी, साड़ी दो चीज चंद पे हैं। जी जी यार चंद दा मजा लाया ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਪਈਆਂ।
बेचारी ब्याह वास्ते आई यार, उधर तक ड्रोन चला कोई इनकार नहीं है। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।